स्वागत है प्यारे बच्चों आपकी आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे सामान्य संभाव्यता वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में, जिसे कि प्रायिकता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रायिकता वक्र का तात्पर्य यदि हम समझें तो यह किसी अंक वितरण में उस केंद्र बिंदु को दर्शाता है जिसके 50% आंकड़े दाईं ओर, 50% आंकड़े बाईं ओर वितरित हैं। यानी कि यह वह केंद्र बिंदु है जो आंकड़ों को दो बराबर भागों में वितरित करने का कार्य कर रहा है। केंद्र बिंदु के लिए हमने अध्ययन किया था सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट का, मीन, मीडियन और मोड का। मीन, मीडियन, मोड के दाईं और बाईं ओर के आंकड़े का प्रतिनिधित्व कर रहा था उनका केंद्र बिंदु। लेकिन एनपीसी यह दर्शाता है कि जो आंकड़ों का वितरण हुआ है वो समान मात्रा में हुआ है। वो समान मात्रा में मध्य का बिंदु शून्य को इंगित करता है और उसके दाईं ओर के आंकड़े बढ़ते हुए अंकों को प्रदर्शित करते हैं और बाईं ओर के आंकड़े घटते हुए अंकों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम ये कहें कि 100 अंकों की एक परीक्षा हुई है तो 100 अंकों की परीक्षा में मध्य का अंक जो दो बराबर भागों में अंकों को बांट रहा है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 50 है। 50 से नीचे आने वाले अंकों को बाईं ओर दर्शाया जाएगा और 50 से ऊपर आने वाले अंकों को दाईं ओर दर्शाया जाएगा। तो दो बराबर भागों में बांटने वाले कर्व को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे 9 विद्यार्थियों के परीक्षण के अंकों को दर्शाया गया है, तो इन अंकों में जो मध्य का अंक है वह कौन सा है? 10 अंक है जो दो बराबर भागों में अंकों का वितरण कर रहा है। इसके छायाचित्र की यदि हम बात करें कि ये कर्व किस तरीके का दिखाया जाता है या दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि यह कर्व बेल शेप में होता है। जिस तरीके से आपने बेल को देखा होगा ठीक वैसे ही इसका शेप होता है। इसके दोनों छोरों में ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन आंकड़ा होता है और जो मध्य का रेखा है वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट विराजित होती हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसके निर्माण के लिए एक समीकरण का निर्माण किया गया था और इसे निर्मित करने वाले थे मोइवर महोदय। इसीलिए इसे मोइवर वक्र के नाम से भी जाना जाता है। 1933 में इनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि जो आंकड़े वितरित हैं उसके लिए एक चित्र का निर्माण किया जाना चाहिए। चित्र के निर्माण या आकृति, प्रकृति किस तरीके की होगी उसके लिए एक समीकरण का निर्माण इनके द्वारा किया गया और इसे गणितीय स्वरूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने का कार्य किया खगोल शास्त्री गॉस ने। इसीलिए इसे गॉसियन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, मोइवर वक्र और गॉसियन वक्र। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गॉसियन वक्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन में एनपीसी भी दिया होगा और अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम एनपीसी को टिक नहीं लगा सकते हैं, या इसे डी मोइवर वक्र के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, डी मोइवर वक्र और गॉसियन वक्र ये नाम है एनपीसी के। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो जैसे कि सामान्यतः मैंने कहा कि इसकी जो आकृति है वह वेल शेप की है और ये वेल शेप में दो बराबर भागों में बटा होता है। 50% आंकड़े इसके दाईं ओर और 50% आंकड़े इसके बाईं ओर होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट इसके मध्य में पाई जाती है, यानी कि मीन, मीडियन, मोड वो बीच का केंद्र है जो दो बराबर भागों में इन आंकड़ों का वितरण कर रहा है। एक एनपीसी का जो विस्तार होता है वह ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक होता है, यानी दाईं तरफ +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक और
बाईं तरफ भी -3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक इसका विस्तार होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन में कई बार आता है कि एक एनपीसी का जो विस्तार होता है उसकी रेंज कितनी होती है, तो +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस ये बाईं और दाईं ओर है और माइनस ये बाईं ओर है। एनपीसी ना तो हम ये कहें कि ये बहुत अधिक चपटा होता है, यानी कि इस तरीके का होता है, और ना ही ये बहुत अधिक नुकीला होता है इस तरीके से। ठीक, एक एनपीसी में जब ये दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इसे डेविएशन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़रमेंट में अधिक दूरी अंकों के बीच में आ रही थी तो डेविएशन उत्पन्न हो जा रहा था, जिसको कि आपने रेंज से जानना है, जिसको कि आपने एडी एवरेज डेविएशन से जानना है, जिसको कि आपने क्यूडी क्वार्टर डेविएशन से जानना है, जिसको एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन आप से निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब एनपीसी में भी बेल शेप का आपका कर्व नहीं बन रहा है, तो बेल शेप का कर्व ना बनने के कारण एनपीसी में भी डेविएशन उत्पन्न हो जाता है। और जब इसमें डेविएशन उत्पन्न होगा तो इसकी आकृति इस तरीके की ना दिखकर इसकी आकृति क्या हो जाएगी, या तो ये चपटी आकृति का हो जाएगा इस तरीके से, जो बिल्कुल भी आपको बेल शेप में नहीं दिखाई देगा, या फिर ये बहुत अधिक क्या हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो लक्षण हैं वो एनपीसी में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एनपीसी का शेप हमने कैसे कहा, ये बेल शेप का पाया जाता है। और इसकी बेल आकृति होने के लिए यदि हम इसके गुणांक की बात करें, यानी ये कितनी मात्रा में चौड़ा होना चाहिए, तो यहाँ दर्शाया गया है 0.263 इसका गुणांक, यानी कि इसका कोफिशिएंट होना चाहिए, इसकी रेंज। क्लियर? और जब एनपीसी को निर्मित किया जाता है तो इसमें जो स्किफनेस है, जो डेविएशन हमने कहा, जब वो अपने पूरे बेल शेप में बना हुआ होगा तो जो स्किफनेस है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, क्योंकि उसका राइट शेप हमने बनाया हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कहा कि ये बहुत चपटा हो गया है तो जो स्किफनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किस तरीके से, या तो वो पॉजिटिव साइड में सारे आंकड़े चले जाएंगे इस तरीके से, या हो सकता है कि सारे आंकड़े क्या आ गए हैं, नेगेटिव साइड में आ गए हैं इस तरीके से। तो एक एनपीसी को 2 बराबर भागों में आंकड़ों का वितरण करके रखना है, प्लस की तरफ भी उतना ही, माइनस की तरफ भी उतना ही। लेकिन जब सारे आंकड़े प्लस की तरफ चले जाएं, यानी एक कक्षा के सारे ही बच्चे फर्स्ट आ जाएं, तो ये क्या कर देगा, विषमता को उत्पन्न कर देगा कि केवल एक बच्चा थर्ड आया और बाकी सारे फर्स्ट आ गए। तो ऐसी स्थिति कि कैसे उत्पन्न हो गई है कक्षा में, या हम कहें सारे बच्चे थर्ड आ गए और एक ही बच्चा क्या है, फर्स्ट आए, तो ये भी कक्षा के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं मानी जाती है। तो या तो हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कराई, इतनी अच्छी पढ़ाई करा दी है कि सारे बच्चे फर्स्ट आ गए, और या हमारी कक्षा के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि वो क्या है, सारे के सारे थर्ड आ गए। तो ये एक सेंसिटिव, दोनों ही स्थितियाँ कक्षा के लिए क्या हो जाती हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब आपका एनपीसी बिल्कुल सही डायग्राम को प्रदर्शित कर रहा है बेल शेप की, तो वहाँ पे स्किफनेस जो होगी वो क्या होगी, 0 पाई जाएगी। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जाता है। साथ ही साथ जो एनपीसी के बेल शेप के दोनों छोर हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, कभी भी ये नीचे वाली रेखा को क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। ये हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन कभी ये इस रेखा को टच नहीं करेंगे। कारण, क्योंकि यहाँ
कोई ना कोई अंक होगा जो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा होगा और कोई ना कोई अंक होगा जिसने कि अपनी शुरुआत की होगी पॉजिटिव की तरफ बढ़ने के लिए, यानी घटते से बढ़ते क्रम की ओर। तो ये अंक कभी भी इस रेखा को टच नहीं करेंगे क्योंकि कोई ना कोई अंक इस रेखा में प्रदर्शित हो रहा होगा। साथ ही साथ जो ये छोर हैं, दोनों छोर, ये अनंत, बिल्कुल जिस तरीके से हम आकाश कहते हैं, आकाश को कहते हैं स्काई, अनंत है, ठीक वैसे ही ये भी बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन कभी इस रेखा को क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। एनपीसी के अगर हम पार्ट की बात करें तो एक एनपीसी 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 पार्ट और ये 6 पार्ट। तो एक एनपीसी कंप्लीट 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, यहाँ इंडिकेट भी किया गया है। ये मध्य का बिंदु हुआ, मध्य के बिंदु के बाद पॉजिटिव का 1 पार्ट, पॉजिटिव का दूसरा पार्ट, पॉजिटिव का तीसरा पार्ट, ऐसी नेगेटिव का 1 पार्ट, नेगेटिव का दूसरा पार्ट और नेगेटिव का तीसरा पार्ट। तो एक एनपीसी कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। और एनपीसी की जो ऊंचाई होती है वो होती है 0.3989, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, 0.3989। ये मेज़रमेंट निकली है, डी मोइवर ने जो समीकरण बनाया था उसके आधार पर जो विस्तार हमने देखा था 0.2 के समथिंग, और वैसे ही हम ऊंचाई देख रहे हैं 0.3989। तो ये उसी समीकरण के आधार पर यहाँ पर क्या निकला है, ऊंचाई, और वहाँ पर हमने विस्तार की जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो है कि हमने जो 6 पार्ट में एनपीसी को डिवाइड किया ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, उसके प्रत्येक पार्ट में कितने प्रतिशत केसेस आते हैं। एनपीसी को जब निर्मित किया जाता है तो इसमें 1000 आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों का वितरण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम अगर 100% मान के चलें तो एक कंप्लीट एनपीसी में 100% आंकड़े क्या हैं, आपके आते हैं। तो जो आपका प्रथम 0 से प्लस की तरफ है उसमें 34.13 केसेस हैं, और 0 से लेकर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक 47.72 है, 0 से लेकर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक 49.87 आपके % केसेस आते हैं, ठीक है। ऐसी माइनस की और भी होता है। और जब हम आप इसको जोड़ेंगे तो इसमें कुछ जो आपका है पॉइंट क्या रह जाता है, शेष हो जाता है, रह जाता है 100% होने के लिए। वो शेष जो रह गया है वो एनपीसी की जो एरर है उसको, एरर को प्रदर्शित करने के लिए होता है कि त्रुटिवश हमसे आंकड़ों का कलेक्शन करते हुए अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उस एरर को हम हटा दें। इसीलिए वो पॉइंट का जो शेष अवशेष है वो शेष छूट जाता है कि जो त्रुटिवश हमने क्या कर दी हो, त्रुटि कर दी हो, उसको हम मैनेज कर सकें, ठीक। तो ये जो रेंज है कि एनपीसी का आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन तक एनपीसी का कितना % केसेस आते हैं, तो याद रखना है एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में यदि पूछा हुआ है तो 34.13। वहीं आपसे पूछा +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत कितने % केसेस आते हैं, तो 47.72%। और वहीं आपसे पूछा जाए +3 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने % केसेस आते हैं, तो 49.87। किंतु यदि चौथा क्वेश्चन आपके पास आ जाए ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत कितने % केसेस आते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 49.87 और 49.87 इन दोनों को जोड़ लेंगे, जो टोटल आएगा वो
±3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत हमारी वैल्यू को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। क्लियर। अब बात आती है कि जब एनपीसी आपका सही तरीके से निर्मित ना हो, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि डेविएशन क्या होने लगेगा, उत्पन्न होने लगेगा, आंकड़ों में बहुत दूरी आ जाएगी। या तो कक्षा के सारे ही बच्चे क्या आ गए, फर्स्ट आ गए, तो एनपीसी इस तरीके से एक और झुक जाएगा, यहाँ मीन आ जाएगा, फिर मीडियन, फिर मोड आएगा। और वहीं सारे ही बच्चे क्या आ गए, थर्ड आ गए, तो एनपीसी अपने इस तरीके से बाईं ओर झुक जाएगा। तो यहाँ मीन, मीडियन और मोड इस तरीके से प्रदर्शित करेगा। जबकि एनपीसी में मीन, मीडियन, मोड कहाँ पे होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए, ताकि वो दर्शाएं कि दोनों छोर में बराबर आंकड़ों का वितरण किया गया है। लेकिन इस डायग्राम में और इस डायग्राम में दोनों में क्या आ गया, अंतर आ गया है। या सारे आंकड़े कहाँ आ जाए, मध्य में आ जाए, तो एनपीसी दो बराबर भागों में फिर भी नहीं बट रहा है। या आंकड़े सारे क्या आ जाएं, समान रूप से आ जाएं, ना कोई फर्स्ट, ना कोई सेकंड, ना कोई थर्ड, सारे के सारे क्या आ गए हैं, या तो थर्ड आ गए हैं। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएगा, जो डायग्राम है वो आपका बेल शेप का नहीं रह पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आंकड़े पॉइंट से हटकर, सेंटर से हटकर बाईं ओर, दाईं ओर, या सारे के सारे आंकड़े मिडिल में आ जाएं, या सारे के सारे आंकड़े सिमिलर हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में डेविएशन एनपीसी में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ये 2 टाइप का होता है। पहला है आपका स्किपनेस, जिसे विकृति कहा जाता है, और दूसरा है आपका कुर्टोसिस, जिसे विषमता कहा जाता है। स्किपनेस में नेगेटिव स्किपनेस होगा, विकृति, जहाँ पर सारे आंकड़े आपके कहाँ आ जाएंगे, बाईं ओर झुक जाएंगे। या आपका पॉजिटिव, जहाँ सारे आंकड़े आपके दाईं ओर झुक जाएंगे, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव स्किपनेस। वैसे ही दूसरा है कुर्टोसिस। कुर्टोसिस में आपकी विषमता प्रदर्शित होती है डेविएशन की। इसमें आपका चित्र या तो लेप्टोकर्टिक हो जाएगा, जिसमें कि वो तुंग की आकृति को ले लेगा, सारे आंकड़े मध्य में आ गए, या आपका मीसोकर्टिक हो जाएगा, यानी बेल शेप में आ जाएगा, या आपका वो प्लेटोकर्टिक हो जाएगा, यानी कि सारे आंकड़े आपके नॉर्मल एक ही सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो ये 3 डायग्राम हैं, लेप्टोकर्टिक, मीसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक। इसमें सबसे अच्छा जो माना जाता है वो मीसोकर्टिक है, लेकिन लेप्टोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक आपके आंकड़ों को नहीं होना चाहिए, यानी चपटी आकृति का भी नहीं होना चाहिए, और आपके तुंग की आकृति को भी नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। दर्शाता है कि सारे आंकड़े आपके मध्य में क्या हो गए हैं, एक जगह पर आ गए हैं, ना उसमें कम वाले हैं ना अधिक आंकड़े वाले हैं, बल्कि एक ही प्रवृत्ति के आंकड़े आपके दर्शा रहा है कि मध्य में आ गए। वैसे ही लेप्टोकर्टिक में आपका क्या हो गया, आंकड़ों ने एक ही रूपता वहाँ पर पाई हुई है, कोई बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रखा है। लेकिन मीसोकर्टिक में क्या होता है, आंकड़े 2 बराबर भागों में बटे हुए होते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम प्रदर्शित होगा। ये प्रश्न में भी कई बार पूछा जाता है, जब पॉजिटिव स्किपनेस होगा एनपीसी में तो मीन किस ओर होता है। जब पॉजिटिव स्किपनेस होगा तो मीन आपका चला जाएगा दाईं ओर, फिर मीडियन और फिर मोड। क्लियर। और जैसे ही ये नेगेटिव होगा तो मीन आ जाएगा आपके बाईं ओर, फिर मीडियन और फिर मोड। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि जब एनपीसी पॉजिटिव होगा तो मीन कहाँ स्थापित होगा। मीन को सेंटर टेंडेंसी का सबसे शुद्ध मेज़रमेंट कहा जाता है। तो जब
स्किपनेस आपका पॉजिटिव होगा तो मीन दाईं ओर आ जाएगा और मोड बाईं ओर आ जाएगा। ठीक है, मीडियन मिडिल में रहेगा। जैसे ही आपका नेगेटिव स्किपनेस होगा एनपीसी का तो आपका इस तरीके का डायग्राम आ जाएगा। मीन आपके बाईं ओर आ जाएगा और मोड दाईं ओर चला जाएगा। मीडियन अगेन बीच में ही रहेगा। तो ये पोजीशन याद रखनी है कि मीन जब दाईं ओर होगा तो एनपीसी नेगेटिव या पॉजिटिव स्किपनेस को दिखाएगा। तो क्या दिखाएगा? जब मीन दाईं ओर है तो पॉजिटिव स्किपनेस है। लेकिन वही प्रश्न में आ गया कि मीन आपका, या मीन ना पूछकर आपसे पूछ लिया कि मोड आपका जब दाईं ओर हो तो एनपीसी नेगेटिव स्किपनेस को दर्शाएगा या पॉजिटिव स्किपनेस को दर्शाएगा। तो दाईं ओर मोड कब आ रहा है? जब मीन बाईं ओर चला जा रहा है। तो तब क्या होगा? नेगेटिव स्किपनेस पाया जाएगा। इन डायग्राम में दर्शाया गया है पॉजिटिव का इस ओर, ये दाईं ओर है, और नेगेटिव का इस ओर, ये बाईं ओर प्रदर्शित कर रहा है। जब कुर्टोसिस होगा तो डायग्राम क्या होगा? इस तरीके का प्रदर्शित होगा। कुर्टोसिस किसे कहा जाता है? जब आपका एनपीसी की चौड़ाई और जो ऊंचाई है, आपको बताया था ना विस्तार 0.263, और वैसे ही लंबाई भी बताई थी 0.3, और उसके आगे की डिजिट आपको दर्शा रखी थी अभी। तो ये दो में क्या हो जाएगा? जब ये प्रॉपर हाइट और प्रॉपर इसकी लेंथ नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा? बहुत चपटा हो जाएगा या बहुत ही आपका लेप्टोकर्टिक हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपके जो कुर्टोसिस है, जिसे कुकुत्ता कहा जाता है, वो क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा, और ये डेविएशन उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो ये 3 डायग्राम कुर्टोसिस के तैयार हो जाते हैं, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है आपका मीसोकुर्टोसिस, जिसमें कि वो बेल शेप में निर्मित हो जाता है। अब इसी के आधार पर एक प्रश्न हमें यहाँ पे दिया गया है कि एक वितरण में 44 मीन आया है और एसडी आया है 3.47। बताइए कि 46 से 50 स्कोर अर्जित करने वाले विद्यार्थियों का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा। जब इस तरीके का प्रश्न हमारे पास आएगा तो हमें क्या करना है? इस तरीके से अपना एक सूत्र प्रयोग करना है जो ये दर्शाता है कि आंकड़ों के मध्य में जो दूरी है एनपीसी के लिए, जो ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में जो दूरी आई है 40 और 50, या हम कहें 45 और 55, या हम कहें 50 और 65, ऐसे अंक यदि हमें दिए हुए हैं तो उनके बीच में जो आने वाले केसेस का परसेंटेज है वो कैसा और क्या रहेगा, उसको निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। सूत्र इस प्रकार से है: z = x - m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें z सिग्मा दूरी को दर्शा रहा है। यहाँ इसको कहा जाएगा, जिसमें कि ये रेखा है, इसमें हमने पॉइंट यहाँ रखा, प्लस माइनस हमने यहाँ प्रदर्शित किया, +1 से लेकर +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक दाईं ओर, और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम बाईं ओर आंकड़ों को दर्शाते हैं। x यहाँ पर प्राप्तांक को दर्शाएगा, जैसे यहाँ पे 46 और 50 प्राप्तांक हमें दर्शाए गए हैं, उसको दर्शाने का काम करेगा। मीन यहाँ पर जो वितरण में मध्यमान दर्शाया गया 44, उसको प्रदर्शित करेगा, और एसडी हमारा मानक या प्रमाणिक विचलन 3.47 को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे 46 से 50 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे
जो वितरण है उसमें कहाँ पर वो आ रहे हैं और कितने प्रतिशत केसेस उसके अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले हमने लिखना है प्राप्तांक 46 की जो सिग्मा दूरी है, जिसे जेड से भी डिनोट किया जाता है, या इस तरीके से सिग्मा का आप स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो प्राप्तांक 46 की जो स्टैंडर्ड दूरी है उसको दर्शाएंगे x माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो 46 हमें अंक दिया गया है और 44 हमें मीन दिया गया है, 3.47 हमें क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिया गया है। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई 0.586 की। अब एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है, अब दूसरी वैल्यू निकालनी है 50 के लिए। तो सूत्र वही होगा, सूत्र के अनुसार हम आंकड़ों को रख लेंगे और हमारे पास 1.73 स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट वैल्यू भी निकल चुकी है। इतना सवाल सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एनपीसी में अगर हम एनपीसी का डायग्राम दर्शा रहे हैं तो हमें ये पता हो कि 0.586 कहाँ पे आ रहा है और 1.73 स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट 0, 1, 2, 3 लेफ़्ट साइड और वैसे ही 0, 1, 2, 3 राइट साइड दर्शाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 0.586 या हम कहें 1.73 स्टैंडर्ड डेविएशन जो प्रदर्शित किया गया है उसको कैसे हम डायग्राम में जस्टिफाई करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आवश्यकता है हमें एनपीसी के उस फ्लोचार्ट की जिसमें कि डिजिट और उनकी रेंज प्रोवाइड की गई है। तो ये हमारे समक्ष प्रेषित है एनपीसी का चार्ट, स्कोर चार्ट भी इसे कहा जा सकता है, जिसमें कि हमारी जो ये दो वैल्यू आई हैं इन दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और यही चार्ट दर्शाएगा कि 46 से 50 के बीच में कितने प्रतिशत केसेस हमारे प्रदर्शित हो रहे हैं। इस चार्ट को देखने का जो तरीका है वह विशिष्ट होता है और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण समझने की आवश्यकता भी है। जो हमें ये पहली वैल्यू दी गई है 0.586, चार्ट के अकॉर्डिंग 0.568 ये दर्शाएगा कि जो ये वैल्यू है यहाँ की, इन दो डिजिट पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद की वैल्यू को आप जो लुकआउट करेंगे वो कहाँ की तरफ करेंगे, इस और करेंगे। ठीक है, कॉलम में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इस और इसे चेक किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये दर्शा रहा है कि पॉइंट्स के बाद भी क्या आई हुई है, डिजिट आई हुई है। तो उस डिजिट के लिए हम क्या कार्य करेंगे यहाँ पर। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 5 आया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस और 0.5 कहाँ पे आ रहा है। तो ये प्रदर्शित हो गया, हमें 0.5 यहाँ पर है। अब इसके बाद जो डिजिट आई है वो 6 आई है, तो इस पर भी हमें वर्क करना है। तो हम देखेंगे इसके लिए किस और चलेंगे। यहाँ भी ऊपर क्या लिखी हुई है, डिजिट लिखी हुई हैं, इस डिजिट की ओर हम वर्क करेंगे। पॉइंट के पास 03, 04, 05, 06, तो जैसे 06 देखा हम यहाँ अटक जाएंगे और 06 की ओर रुकते हुए यहाँ पर देखते हुए ठीक वहाँ पे आ जाएंगे कॉलम में जहाँ पर 0.5 के समक्ष हमारी क्या आ रही है, डिजिट आ रही है। तो हम यहाँ पर रुक गए
और ये डिजिट हमें प्रदर्शित कर रही है कि 0.5 पर छठवां जो कॉलम है उसके समक्ष जो रेंज आ रही है 0.2123 दर्शा रहा है। तो चूँकि हमने कहा कि हम यहाँ पर 10,000 डाटा यहाँ पे लिया जा रहा है या 1000 डाटा लिया जा रहा है, 100 लिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट को मध्य में दर्शाते हैं। ये ऑटोमेटिक अपने आप पे ही हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ये एनपीसी का जब आप वृहद अध्ययन करेंगे सेल्फ स्टडी से, तो तब आप इसको वहाँ पर समझ पाएंगे कि केसेस आने पर ये 1000 केसेस की बात कर रहा है और हमें केवल 100 की बात करनी है। 100% आंकड़ों के अंतर्गत कितने प्रतिशत केसेस आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, पॉइंट को 21 के बाद लगाकर इसको हम लिख लेंगे। तो हमारी जो डिजिट आई थी वो क्या आई है, 0.58 आई। और हमने यहाँ पे एक चीज़ किसको चेक किया है, 6 को चेक किया है, तो वहाँ पर 0.58 आया। इसीलिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 5 की रो में डायरेक्ट 8 वाले कॉलम में जाना है और वहाँ पर हमारा वैल्यू आया है 21.90% केसेस हमारे 46 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के प्राप्त हो रहे हैं। अब ऐसे ही हम 50 रेंज प्राप्त करने वाले की वैल्यू को भी चेक करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आई थी 1.73। तो 1.73 के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद हम इस और देखेंगे कि 1.7 कहाँ पे आ रहा है। ये हमें वो रेंज बता देगा जहाँ एनपीसी के केसेस पढ़ रहे हैं। तो 1.7 यहाँ पे आया। 1.7 के बाद क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। तो इस और हम किसको देखेंगे, 0.7 के बाद 3 लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट 3 वाले कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ आकर अटक जाएंगे 7 के समक्ष। थर्ड जो आपका कॉलम है उसमें 0.4582 आ रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, 45.82% केसेस हमारे यहाँ पर आएंगे। तो एनपीसी का जो आपने सूत्र यूज किया, सूत्र यूज करने के बाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि आप इस चार्ट को मेजर करना सीख जाएं। छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको एक बार और समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू आई है 0.01, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद, तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 0.0। फिर इसने क्या कहा, कितने नंबर पर, पहले नंबर पर। तो हम इस और चलेंगे तो पहले नंबर पे हमने देखा कितना आ रहा है वैल्यू, 0.0040 वैल्यू, या इतने प्रतिशत केसेस हमारे आ रहे हैं इसके अंदर। या मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू आ गई है 3.9, तो हम इस और सीधे आएंगे तो इस और चार्ट में आगे क्या हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे 3 वाले कॉलम में आए और उसमें 9 लिखा हुआ है तो वहीं अटक जाएंगे। 9 के बाद भी 1 लिखा हुआ है, तो जो 1 वाले कॉलम में जो वैल्यू होगी 3.9 के समक्ष, उस वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि इतने प्रतिशत केसेस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर। तो सवाल के अनुसार जब हमने इसे सॉल्व किया तो सवाल में हमारे पास आया कि जो 46 स्कोर जिसने प्राप्त किए हैं और आपके 50 स्कोर जिसने प्राप्त किए हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, जानकारी प्राप्त करनी है कि इसके मध्य में कितने प्रतिशत केसेस आ रहे हैं। ये इस तरीके से जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है। तो वैल्यू का जब हमने टेबल वैल्यू निकाला तो टेबल वैल्यू क्या हो रहा है, इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है कि मीन प्लस 0.586 के अंतर्गत जो केसेस आएंगे वो कितने आएंगे,
0.90 केसेस आएंगे। ठीक वैसे ही m यानी कि मीन प्लस 1.73 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत हमारे कितने प्रतिशत केसेस आ रहे हैं? 45.82% केसेस आ रहे हैं। तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि 46 से 50 के बीच में कितने प्रतिशत केसेस आते हैं, तो उसको जानने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारी वैल्यू आई हुई है 45.82, उसमें से हम माइनस कर देंगे 21.90 को, और जो वैल्यू आएगी वो दर्शाएगी कि इतने प्रतिशत केसेस हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? 46 से लेकर 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की श्रेणी में आ रहे हैं। और जब इसको हम निकाल चुके होंगे तो हमें एनपीसी का डायग्राम अब क्या करना है? निर्मित करना है यहाँ पर। ठीक, तो एनपीसी के डायग्राम को निर्मित करते हुए हमें वो दोनों वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ पे 0.586 और 0.173 एनपीसी की जो वैल्यू है, अब यहाँ देखेंगे जो हमारा 0.586 आया ये भी पॉजिटिव का है, और जो 1.73 आया वो भी क्या है? पॉजिटिव की वैल्यू है। तो जो ये रेंज आएगा वो किस और आएगा? इस और आएगा, दाईं और आएगा। तो जब हम एनपीसी में 0 से चलना प्रारंभ करते हैं तो 0 से चलते चलते हम देखते हैं कि 0.586 कहाँ पे आ रहा है, यानी कि मीन से लेकर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का ठीक आधा भी हम इसको मान सकते हैं। तो 58 कहाँ पे आया? यहाँ पर आ गया। ठीक वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट था 1.73, ये भी प्लस का है। तो 1.73 तो है लेकिन वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट है, यानी उसके आगे तक उसकी रेंज होगी। तो यहाँ पर आकर 1.73 हमारा आ रहा है, और ये दर्शा रहा है कि 23.92% केसेस हमारे इस एरिया में इस तरीके से इंडिकेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से हम एनपीसी के अंतर्गत हमें मीन दिया होगा, हमें एसडी दिया होगा, और हमें कुछ अंक दिए होंगे, और अंकों के लिए पूछा जाएगा कि बताइए 15 से 30 अंक प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत केसेस हमारे आते हैं। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए जो हमने लगाया था, z = x - m स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें मीन दिया हुआ है, हमें अंक दिए हुए हैं x जिसे कहा जाता है, ठीक है, और हमें एसडी दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू के निकलते ही हम कहाँ चले जाएंगे? इस टेबल वैल्यू को मेज़र करेंगे। टेबल वैल्यू को मेज़र करने के बाद जो भी हमारी दो रेंज बताई गई हैं उसमें से बड़ी संख्या का छोटी संख्या में हम घटाव कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी दर्शाएगी कितने प्रतिशत केसेस आ रहे हैं। तब हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव की ओर आ रहा है या वैल्यू नेगेटिव की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से इस सवाल को क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। यह आपके लिए अभ्यास के लिए एक प्रश्न है। ठीक उसी मेथड से इसको भी आपको सॉल्व करना है, जिसमें सूत्र क्या होगा? z = x - m आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x क्या है? ये अंक है 114 और 91, m है मीन जो यहाँ पर दिया गया है, SD है आपका 10, वैल्यू रखिए। जो वैल्यू यहाँ पर इसको भाग देने के बाद आएगी तो आपको उस वैल्यू को चेक करना है 114 के लिए और 91 के लिए। जो भी वैल्यू आएगी टेबल वैल्यू में 0.0 और इसके बाद भी 0 है, तो ये जो दो वैल्यू हैं, मान लीजिए यहाँ 1.2 आ गया है और यहाँ 3 लिखा हुआ है,
तो हम इस और आके 1.2 ढूंढेंगे, पहले जहाँ पे आएंगे वहीं पे अटक जाएंगे। फिर इसके बाद 3 है तो डायरेक्ट आगे जाएंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस रो में जाते ही उस वाले रेंज को हम पकड़ लेंगे उस वैल्यू के लिए। फिर हमारे पास आ जाए दूसरी वैल्यू 0.21, तो हम सीधे यहाँ आएंगे 2 वाली वैल्यू पे जाएंगे और देखेंगे 0.01 कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे और इस वैल्यू को हम देख लेंगे और फिर उसके बाद इस वैल्यू से इस वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे, जो यहाँ रेंज आई रहेगी बड़ी रेंज से छोटी रेंज को, और देखेंगे कि वो पॉजिटिव का था या नेगेटिव का था। डायग्राम क्रिएट कर कर उस वैल्यू को उधर की तरफ हम प्रदर्शित कर देंगे। तो ये था एनपी से संबंधित प्रश्न। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा और समझने के लिए आवश्यकता है अभ्यास की। तो जो प्रश्न अभ्यास के लिए आपको यहाँ पर दिया जा रहा है उसको सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि हम इसकी प्रोसेस को समझे हैं या नहीं समझे हैं। धन्यवाद।